एक नंबर तुझा कंबर चाल शेकी शेकी, ये गाना आपने बहुत सुना होगा, रील्स पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। यूट्यूब पर 120 से ज़्यादा मिलियन इसके व्यूज़ हो चुके हैं। और आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं इस म्यूज़िक वीडियो को जिन्होंने बनाया है, वीडियो बनाने वाली कंपनी इनसाइड मोशन पिक्चर्स के ऑफिस। तो चलिए मिलते हैं इस गाने के डायरेक्टर से, डीओपी से, कैसे ये गाना तराशा गया, कैसे बनाया गया। मेरा नाम इनसाइड एकेवाई, आप देख रहे हैं इनसाइड मोशन पिक्चर्स। लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग वीडियो। दिस इज द बिहाइंड द सीन्स ऑफ शेकी मीटिंग द टीम। लेट्स गो। सो हम पहुंच चुके हैं इनसाइड मोशन पिक्चर्स के दफ्तर में, और इस ऑफिस में सबसे पहले मिलेंगे द डायरेक्टर ऑफ द सॉन्ग मिस्टर हिमांशु दर। आइए, अंदर बैठे हैं वो। हेलो सर, हाउ डू यू डू जेंटलमैन? हो सर। बस छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। ओके, हमें नहीं पता इन चीज़ों का। एक्चुअली हमें चोट नहीं लगी आज तक कभी, लड़ाई वगैरह में हम रहते नहीं। आप तो कोई एक्शन मूवी शूट कर रहे हैं सर? हाँ, अभी आने वाली है 1-2 महीने बाद। एक्शन तो नहीं है लेकिन काफ़ी सीक्रेट्स हमें रिवील हो गए हैं यहाँ पर। एक और चीज़ आने वाली है, ये सब चलता रहता है, ये बड़े लोग हैं, फिल्म वगैरह बनाते रहते हैं। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो गाना 140 मिलियन के आसपास पहुँच चुका है। थैंक यू सो मच। ये बड़े लोग हैं, कुछ लोग मोहल्ले के शिकारी होते हैं, कुछ लोग स्टेट तक पहुँचते हैं, कुछ देश तक जा पाते हैं, कुछ लोग ग्लोबल हो जाते हैं। ये लोग ग्लोबल हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। तो ये क्या आपने अकेले ने बनाई है या आपके साथ और लोग भी थे इस वीडियो में? इसमें काफ़ी सारे लोग थे, हमारे स्टूडेंट से लेकर हमारी खुद की इनसाइड मोशन पिक्चर्स की टीम से लेकर काफ़ी सारे लोगों का हाथ है ये 140 मिलियन तक पहुंचने का। तो मिल सकते हैं उनसे? हाँ ज़रूर, चलिए लेट्स गो, टीम से मिलते हैं, आइए। तो दोस्तों हमें मालूम पड़ गया कि ये व्यूज़ बढ़ कैसे रहे हैं। आप देख सकते हैं तीनों स्क्रीन में इन्होंने यहाँ पर गाना चला रखा है। इससे 140 मिलियन व्यूज़ इन्होंने किए हैं। क्या सच है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उन्हीं की मेहनत है। अच्छा, ये सेटअप है, ये वाला जो ये सेटअप है एक्चुअल में मेहनत है, वहाँ पर वो बहुत एफर्ट लगाए गए हैं। जी हाँ, तो आप बताएं हिमांशु जी, आपके टीममेट्स कौन कौन हैं? ये क्रिएटिव डायरेक्टर इनसाइड केटी, और साथ में डीओपी जी मनवीर धालीवाल। तो डीओपी मनवीर धालीवाल और क्रिएटिव डायरेक्टर इनसाइड केटी। सो हेलो इनसाइड केटी जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ऑल गुड। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एक बेहतरीन गाना देने के लिए। आपको भी। अच्छा, मुझे भी क्या? मैं भी थोड़ा बहुत हाथ है मेरा इसमें। डीओपी साहब, वेरी गुड वेरी गुड। आपके शूट के वे फ्रेम चल रहे हैं, बैठे रोज़ देखते हो क्या इसको? हाँ, बस कभी कभी जब मन कर जाता है। कभी कभी जब मन करता है तो देख लिया करते हैं। तो क्या आप लोगों से बातचीत हो पाएगी अच्छे से? पूरे गाने के बारे में हम समझ सकते हैं, हो पाएगा सर ऐसा? हाँ ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं, आपके स्टूडियो में बैठकर मुलाकात करते हैं, समझते हैं कि ये गाना कैसे बनाया गया। लेट्स गो टू द स्टूडियो। क्या बात है भाई, वेलकम टू योर स्टूडियो। खुद को वेलकम कर रहा हूँ भाई, करना पड़ता है खुद को भी कभी कभी, अच्छी बात है। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख के लाया हूँ, मैं तैयारी करके आया हूँ, ऐसे मत सोचना मैं तैयारी नहीं करके आया। बातें मारेंगे आज, लेकिन मैं तैयारी करके आया हूँ। सबसे पहले मैं हिमांशु आपसे पूछना चाहूँगा, कैसे मिला प्रोजेक्ट? ये जो प्रोजेक्ट है शेकी, कैसे मिला था? तो देखो, प्रोजेक्ट का ऐसे है कि जो संजू भाई की टीम है वो काफ़ी टाइम से हमें फॉलो कर रही थी, तो उन्होंने हमारी काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस भी देखी, और तो वो कह रहे थे कि हमने आपके साथ काम करना है। मेरी जी स्पार्क है जो म्यूज़िक बनाते हैं उनका, जी स्पार्क भाई। हाँ, तो उनसे 1 साल पहले ही बात हुई थी मेरी कि ऐसा कुछ म्यूज़िक करना है या फिर गाना कुछ बनाना है। तो उस टाइम कुछ नहीं हो पाया, तो इस बार कह रहे थे पक्का आपसे ही बनवाना है। तो वो आए, फिर हमने बातचीत की और फिर कंसेप्ट फाइनल हुआ। तो पहले से जानते थे आप लोग को? हाँ, हमारी वीडियोस देखी थी उन्होंने। मुझे जानते थे वो? हाँ, सब कोई जानते थे। आपको उन्होंने अप्रोच किया, उसके बाद आपको गाना भेजा होगा, ऑफ कोर्स आपने गाना सुना होगा, तो और कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो कि गाना कैसे मिला, कैसा लगा गाना जब सुना, और कॉन्सेप्ट कैसे फाइनल हुआ इसका? तो जब सबसे पहले उन्होंने गाना भेजा तो पहले तो कुछ तो जो इंग्लिश वर्ड थे तो वो तो चलो समझ आ रहे थे, लेकिन कुछ तो मराठी थे, वो कुछ तो क्या पूरे मराठी थे? तो जो सर के ऊपर से जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप एक बार मुझे ये लिख के दे दीजिए कि क्या बोला गया है, तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट बनाना। तो फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे एक पूरा फाइल दी, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने बताया कि मैं कुछ ऐसा आइडिया है उनके पास कि हम कुछ राजस्थानी का फील सोच रहे हैं, रेगिस्तान में जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो मैंने बोला कि यहीं शूट करते हैं, रेगिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत है तो बहुत। अच्छा, उन्होंने आपको पहले ही बोला कि रेगिस्तान में जाके शूट करेंगे? हाँ, तो मैंने कहा नहीं भाई, गर्मी बहुत है तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम कुछ ऐसा सा कंसेप्ट रखेंगे जो उसमें हम यहाँ पर रहकर भी ऐसा सा कुछ बना देंगे। तो कह रहे चलो आपके ऊपर ही है, आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेते हैं। और कॉन्सेप्ट जो स्टोरी लाइन थी वो उसमें वो पहले से एज इट इज़ ही थी स्टोरी लाइन, या आप लोगों ने डेवलप किया, कैसे था वो? एक जो भी उन्होंने विजुअलाइज किया था कि ऐसा सा राजस्थानी फील टच होना चाहिए, थोड़ा म्यूज़िक वैसा है, तो ऐसे डांसर्स होने चाहिए, तो कुछ टाइप से मतलब 30-40% उन्होंने कुछ ऐसा विजुअलाइज कर दिया था कि ऐसा कुछ बनाना है।
तो फिर हमने अपना VFX और एक स्टोरी लाइन्स पूरी बनाकर फिर हमने उसको एज इट इज़ उनको जब सुनाया तो कह रहे हाँ सही लग रहा है। ओके, तो मतलब विजुअल आइडिया था उनके पास पहले से, बाकी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मिलके उसको फाइनल किया। कितने दिन लगे आप लोगों को, ये जो कॉन्सेप्ट बना है टोटल, इसको बनाने में कितने दिन आप लोगों को लगे? कंसेप्ट बनाने में मैक्सिमम हमें 2 दिन लगे होंगे। 2 से 3 दिन में कंसेप्ट हमने रेडी कर लिया था। तो जो भी इनपुट है, हमने जो भी कुछ चेंजेस थे कि छोटे मोटे कि यार ऐसा कुछ नहीं, इसको ऐसा कुछ बेटर कर सकते हैं, या फिर ये वाला VFX नहीं तो ये वाला VFX रख सकते हैं, तो वो फाइनलाइज हो गया था। हमने एक ओवरव्यू, एक वीडियो टाइप बना दी थी हमने, उसके विजुअल्स पहले ही रेडी कर दिए थे कि ऐसा कुछ दिखने वाला है, तो उनको थोड़ा आइडिया भी हो गया था। हमने AI के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें, कपड़ों के रेफरेंस सब कुछ निकाल के उनको दिखा दिए थे, तो उनको विजुअलाइज हो गया था कि कैसा बनने वाला है। तो मैं इनसाइड KT जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब आप कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे थे तो क्या इनपुट्स आप लोगों की तरफ से गए? आप क्रिएटिव डायरेक्टर थे तो आपने क्या क्रिएटिवली सोचा कि इसमें हम क्या चीज़ें रख सकते हैं जिससे गाना और इन्हांस हो जाए? एंड सेकेंडली, जैसे AI का सर बता रहे हैं, तो मैं वो भी जानना चाहूँगा कि AI का कैसे आप लोगों ने यूज़ किया इस सॉन्ग को प्री प्रोडक्शन करने में या शूट करने में? सो बेसिकली जब हम लोग इसके रिगार्डिंग डिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने एक जो मेजर फैक्टर जो इनके पास से आया था वो ये था कि उनको फ्यूज़न चाहिए, जिसमें कि टच ये होना चाहिए, जो कि उनकी वीडियोस में दिखता भी है। जैसे उन्होंने पहले भी जो वीडियोस बनाई है उसमें एक वो देसी टच जो होता है वो हमेशा वो रखते हैं, ग्राउंड रूटेड टच होना चाहिए। बट इस बार उन्हें ऐसा चाहिए था कि वो लगे थोड़ा सा और हाई, मतलब प्रोडक्शन टाइप, जिसमें कि बंदा जो है एक दूसरा साइड भी उसका दिखाना चाहते हैं जिसमें वो ड्रीम कर रहा है, राइट। सो फिर हमने उस टाइम पे जब लोकेशन एक बार, मतलब हाँ, उनको फिक्शनल टाइप भी उसमें चाहिए था कि वो मतलब होता ना अपने आप में ड्रीम कर रहे चीज़ें या इसके राउंड। तो फिर जब हमने ये कॉन्सेप्ट फाइनल कर रहे थे तो फिर उस टाइम पे मैंने, जैसे हमारी ये इनपुट से एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, कि हम जो सेट्स हैं जो वहाँ पर हैं उन पे हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो अंदर वाला वो एक था जहाँ पे हमने ट्रांजिशन, पहले ही ट्रांजिशन दिखाया था, जिसमें कि वो बिल्कुल ही रॉयल टाइप जो था, पैलेस टाइप वो फील हमने जो है हमें मिल रही थी, क्योंकि हमें लोकेशन भी बहुत बड़ी थी एंड वहाँ पे डांस का भी कर सकते थे। सो हमने सोचा कि ये हम अलग अलग सेट्स इस पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ट्रांजिशंस अच्छे से दिखा सकें। हाँ, आपके सभी सेट्स में, म्यूज़िक वीडियो में भी देखने को मिलता है चीज़ ये ना, आपके सभी सेट्स जितने भी थे, जब एक से सेट दूसरा स्विच होता है तो उसके बीच में एक ट्रांजिशन आती है, एक वॉक वाली ट्रांजिशन है या कैमरा की है या वो कुछ है ना, कुछ एक ग्राफिकल आप लोगों ने ट्रांजिशन बनाया, तो वो काफ़ी क्रिएटिव था, काफ़ी अच्छा था वो, नाइस। दूसरी ये चीज़ थी कि जो हमने ChatGPT का हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया, जिस पे कि हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह आपके साथ ही ड्रेसेस मिलके हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग निकाले। हाँ, तो ड्रेसेस का मैं पूछना चाहूँगा इनसाइड के वजह से, आप बताएं इनसाइड के वजह कि ड्रेसेस वाला कैसे सोचा? हाँ, तो ड्रेसेस वाला हमें ये चाहिए था कि ड्रेस हम लोग एक जैसा ही उनको भेजें ताकि वो मूड बोर्ड जो बने वो अलग अलग फ़ोटोज़ ना हो। और अब तो इतना AI इन्हांस हो चुका है, तो हमने सोचा कि हम उसको जो है ChatGPT से निकालते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे याद भी है, हम लोग लोकेशन पर भी गए थे पहले और हमने बैकग्राउंड्स की जो है फ़ोटोज़ खींच ली थी, और आगे हमने फिर जो आर्टिस्ट के लिए हमने अपने जो भी स्टूडेंट्स थे या जो अपने क्रू मेंबर्स थे उनको हमने वहाँ खड़ा किया और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की, जिससे कि फिर बाद में जब हमने प्रॉम्प्ट्स डाले तो प्रॉम्प्ट्स हमने इस तरीके से किए कि ऐसे हमारे कोई आर्टिस्ट होगा उसकी ये ड्रेसअप रहेगी, तो हमें बहुत ईजिली वो फ्रेम्स मिल गए थे। और इवन एग्जैक्ट कलर्स भी मिल गए थे, जो कि बाद में हमें हेल्प भी किया। जो हमने कलर्स भी उनके कपड़े भी हमने चूज़ किए हैं, ऑलमोस्ट कुछ तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे से ही है, मतलब जो हमें। हाँ, ऐसे ही मैं आर्ट और उस पर भी आना चाहूँगा, कलर थीम पे, कि वो कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने? वो अकॉर्डिंग टू सेटअप्स रहा या फिर आपने पहले से ही सोचा था, कैसे था नहीं, वो एज जैसे हम लोग जब डिसाइड कर रहे थे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग सब बैठे थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड कर थे कि ये हमारा कलर थीम रहेगा, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो क्योंकि ये गाना जो है वो फ़न है और लविंग और बहुत ही चेयरेबल गाना है, तो हम नहीं चाहते थे कि हम इसको डल साइड रखें। सो हमने इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमने रखे। एक मेरे को याद आ रही चीज़ ना, बहुत एक अच्छी चीज़ याद आ रही है कि एक कॉन्सेप्ट था शायद ऐसा जो बनाया गया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। वो कॉन्सेप्ट वो किस बंदे ने बनाया था? वो अखिल सर ने। थैंक यू, मेरा कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं इसीलिए कैमरे बोलना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता रहे। वो कहाँ पर है अखिल सर? पूछता हूँ। हाँ यार, वो मेरा कॉन्सेप्ट था जो कैंसिल हो गया था। जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था वो किसी concept हम किसी और पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंसेप्ट हमारे पास रेडी पड़ा हुआ है, वो हम जब कोई और सिंगर और कोई आएगा तो हम उसके साथ हम मिलके ये कंसेप्ट ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक वो होता है ना कि सिंगर के भी कॉल है कि उनको कैसा कंसेप्ट चाहिए, तो वो मेरे वाला ज़्यादा मॉडर्न हो गया था कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में कहीं और चला गया था तो मैंने काफ़ी मॉडर्न सोच लिया था, लेकिन उनको थोड़ा सा ग्राउंडेड, और वो जो उनकी ऑडियंस है वो काफ़ी रूरल ऑडियंस भी है, तो उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, वो उसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाती। इसको बोलोगे ना कि वो उनको फील नहीं कर पाते उस चीज़ को, वो ज़्यादा शो ऑफ चला गया था। मैं ज़्यादा शोशेबाजी में निकल लिया था, ब्रांडेड में निकल लिया था
सॉरी गाइस, ठीक है। तो अभी मेरे पास और भी सवाल है, उससे पहले मैं डीओपी साहब से मिलना चाहूँगा। डीओपी जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइक में जाके बहुत बढ़िया। सो मनी, मैं पूछना चाहूँगा, शूट कहाँ किया गाना आपने? लोकेशन बहुत प्यारी, तो कहाँ शूट किया गाना आपने? पंजाब फिल्म सिटी है, तो मोहाली के पास ही पड़ती है। तो अभी जितना भी जो भी आपको सेट्स वहाँ पर सॉन्ग में दिखेंगे, वो सारे के सारे सेट एक ही जगह पर। ओ, सारी एक ही लोकेशन है वो जितनी भी हैं? काफ़ी वेरिएशन है लेकिन बट एक ही जगह पर है। चलो बहुत बढ़िया। तो पंजाब फिल्म सिटी आप बता रहे हो, वहाँ पे आपने शूट किया। सो थोड़ा सा आप एज ए सिनेमाटोग्राफर प्रिपरेशंस आपने कैसे करी उसके बारे में मुझे बताओ। लाइटिंग से लेकर के इवन कैमरा कैसे आपने चूज़ किया, कौन सा इक्विपमेंट आपने चूज़ किया, क्यों चूज़ किया, उसके बारे में अगर आप बताना चाहो। तो हमने कैमरा सोनी का वेनिस यूज़ किया है, तो वो इजी टू ऑपरेट है। कोई भी अगर कोई नया बंदा भी चलाएगा तो वो आधे घंटे में इजीली उसको ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया था। एक ही कैमरा से शूट किया आपने? नहीं, इसमें मैंने 2 कैमरा यूज़ करे थे। एक सोनी वेनिस था और दूसरा FX6 था। ओह, आप बता रहे हो एक वेनिस है और एक FX6 है, एक 60 लाख का कैमरा और 6 लाख का कैमरा, ये भेदभाव क्यों? क्योंकि जो FX6 था वो बेसिकली फीलर्स के लिए यूज़ किया था, बीरोस वगैरह के लिए, ताकि अगर कहीं पर कोई मिस वगैरह ना हो जाए, अगर शूट चल रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा शूट भी हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों ने पैरेलल भी शूट किया इसके हाँ अंदर? जी, ताकि टाइम क्योंकि कंसेप्ट बड़ा था और टाइम बिल्कुल ही कम था, तो उसकी वजह से फिर हमने 2 कैमरा रखने के। तो अब आपने बताया कि टाइम कम था, कितना टाइम लगा आपको ये गाना शूट करने में? देखिए, वैसे इनिशियल तो वही 13 से 14 घंटे सोच के चल रहे थे, 13 से 14 घंटे। बट ये चले गया था अराउंड आई थिंक 18 घंटे, 18 से 19 घंटे। 18 से 18 से 19 घंटे शूट किया आप लोगों ने लगातार? रीज़न 2 रीज़न थे। एक तो एक ही ब्लोअर ख़राब हो गया था। 2-3 घंटे वहाँ पर ख़राब हो गए, 2 घंटे तो वहीं पर ही ख़राब हो गए थे। दूसरा कि थोड़ा सा फोकस पुलर थोड़ा सा हमारा ढीला था। ओह, आप वीडियो में फोकस पुलर के बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं, डीओपी? क्योंकि वो वहाँ पर हुआ था ऐसा, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, फोकस पुलर्स का तो ये काम है, ऐसा कोई फोकस पुलर बना ही नहीं होगा शायद जिसने कभी फोकस मिस ना किया हो। तो अगर वो नहीं करता तो अपशगुन माना जाता उसे। तो इट वाज लाइक अ गुड थिंग, नाइस। तो लाइट्स आपने कौन सी यूज़ करी? क्या प्रेफरेंस थी आपके लाइट्स की? क्योंकि लाइटिंग की भी काफ़ी तारीफ हुई है गाने की, लाइटिंग और सिनेमाटोग्राफी की। तो क्या लाइटिंग आपने चूज़ किया और क्यों चूज़ किया वो? अभी वैसे मैं अपर्चर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो रीज़न सिंपल है, क्योंकि वो इजी टू ऑपरेट है। अपर्चर कंपनी का? अपर्चर कंपनी का, अच्छा, आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। यस कह सकते हैं। सुनो अपर्चर वालों, कुछ भेजो लाइट वाइट सर को यार। बड़े आदमी हैं, डीओपी को भेजा कर कुछ आप लोग देखे। अपर्चर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ डीओपी सर को 4-5 लाइट्स एटलीस्ट आप भेजिए, वो टेस्ट कर सकें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, इनसाइड मोशन पिक्चर्स और इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग जो है वो काफ़ी वीडियोज़ भी बनाती है लाइट्स पे। तो आई थिंक यू कैन सेंड अ फ्यू लाइट्स फॉर अस। क्या बोलते हो आप? यस ऑफ कोर्स, वी आल्सो यूज़ फॉर आवर स्टूडेंट्स। देखिए, इनसाइड जो है सिर्फ ऐसे नहीं कि वीएफएक्स में ही एआई वगैरह लेकर के आ रहे हैं, वो मेरे को समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल में भी वो लोग थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे बड़ा एक होता कि पूरी की पूरी सेट की लाइट एक बंदा अपने टैब से कंट्रोल कर सकता है, इवन फ़ोन से कंट्रोल कर सकता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इवन अगर यहाँ की लाइटिंग में देखो तो फ़ोन से ही हमने कंट्रोल कर रखी है सब। ये तो ब्लेंडर जैसे काम हो गया। ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर उसमें भी ऐसे होता है, आप एक ही सॉफ्टवेयर में जो कंट्रोल कर सकते हैं, तो दे आर, ये अच्छा है यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे टाइम नहीं होता था, मतलब जब मैं कौन सा टाइम, मतलब क्या, मैं बाबा आदम के ज़माने से काम कर रहा हूँ मैं। आई हैव बीन देयर व्हेन देयर वर नो कंप्यूटर्स। आपको देख के मेरी एज बहुत कम लग रही होगी, बट आई एम 78 ईयर्स ऑफ एज। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी इस शरीर की उम्र जो बहुत कम है, लेकिन मानसिक जो एक्सपीरियंस है। सो आपने लोकेशन का बताया कि पंजाब फिल्म सिटी में आपने शूट किया है और लाइटिंग कैमरा के आपने उसके बारे में बताया। तो एक मैं बेसिक प्रोसेस समझना चाहूँगा कि आप लोग जो गाना है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसका कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं। हिमांशु जी, आपसे स्टार्ट करें। कैसे आपने जब आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया, जब चीज़ें रेडी होगी, तो फिर इनिशियली शुरू कैसे होता है? शूट के दिन से पहले क्या करते हो आप? शूट के दिन से पहले जैसे कि एक पीडीएफ रेडी की जाती है डायरेक्टर के लिए, डीओपी के लिए, ठीक है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर को समझाया जाता है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए और इस पे सब कुछ आपने देखना है। प्रोडक्शन मैनेजर को एक एक चीज़ मैंने बता रखी होती है कि भई आपने पहले एक दिन पहले जाके आपने सब कुछ ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। एक दिन पहले हमने वहाँ पे सारी चीज़ें पहुँचा दी थी कि जब शूट के टाइम पे हमें कोई इशू ना रहे। और जो ड्रेस की टीम है उसको सारी ड्रेसेस देनी कि ये वाली ड्रेस इस टाइम चाहिए या फिर इस टाइम चाहिए। तो वो सारा अरेंजमेंट हम 1 या 2 दिन पहले वो पूरी मतलब पीडीएफ बना के प्रॉपर वो सबको हम भेज देते हैं।
ठीक है। और इसमें जैसे आपने बताया सिनेमेटोग्राफी टीम है, आर्ट टीम है, ड्रेस टीम है, तो ये टीम्स का क्या रोल रहता है? वो यूजुअली क्या चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करते हैं? एक बेसिक आइडिया आप दीजिए, फिर मैं डीओपी सर और इनसाइड की टीम मैम से पूछूंगा। अब आर्ट डायरेक्टर से जैसे कि हम भी जब भी बात करते हैं तो ये होता है कि जैसे कि अभी एक सीन दिखा दिया कि ऐसा सा कुछ बनाने वाले हैं, तो फिर उनके इनपुट्स आएंगे कि इसमें हम कुछ ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ लगाएंगे ज़्यादा बेटर लगेगा, इस कलर की होगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो उसके थ्रू वो एक पीडीएफ बना के देते हैं प्रॉपर कि ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है हमें, तो मैं फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर को भेजता हूँ और उसके थ्रू फिर हम ये कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारे पास आने वाली है और कौन कौन सी चीज़ नहीं आ रही, तो उसके अल्टरनेट हमें क्या देखना है। अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या प्रोसेस रहता है जब आपके पास विजुअल एक स्टोरी मिल जाती है आपको कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप कैसे उसको विजुअली कैसा बनाएंगे, उसके लिए क्या सोचते हो आप? क्या प्रोसेस के थ्रू चलते हो आप? सबसे पहले तो मैं सिमिलर रेफरेंसेस निकालने की कोशिश करता हूँ भी। आप यही करते हैं कि इस गाने में स्पेसिफिकली आप लोगों ने कैसे किया, वो प्रोसेस बताओ ताकि हम स्पेसिफिकली शेकी की बात करें कि इसमें आपने कैसे किया। सबसे पहले मैं वही पिंटरेस्ट का यूज़ करता हूँ। पिंटरेस्ट हो गया, कोई भी साइट जो क्रिएटिव साइट है, तो वहाँ से थोड़े बहुत रेफरेंसेस निकालता हूँ, विजुअल रेफरेंस। विजुअल रेफरेंसेस, ताकि कल को अगर डायरेक्टर को भी बताना है कि इवन किसी टीम, अपनी टीम को भी बताना है कि कैसी कैसी हम लाइटिंग रख सकते हैं, तो फिर मेरे पास एक रेफरेंस होता है उसको दिखाने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये, मैं थोड़ा सा वही मूड बोर्ड सेट लेके चलता हूँ कि हम ऐसा मूड रखेंगे कि थोड़ा सा हाई की रखना है या कैसा रखना है। अगर इंडोर शूट है तो उसका मूड बोर्ड कैसा रहेगा, तो वो मूड बोर्ड बनाता हूँ मैं। ठीक है, पहले पीडीएफ बनती है, फिर मूड बोर्ड बनता है। फिर उसके बाद ये कि जो मेरा असिस्टेंट होता है, तो उसको मैं ब्रीफ करता हूँ कि कैसे हमने इसको लेकर चलना। तो ऑन द शूट बेसिकली उसका काम होता है कि जो भी लाइटमैन होते हैं या कुछ भी होता है, तो उनको वो बताता है, कन्वे करता है। और आर्ट में मैम कैसे रहता है, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? और जो भी आप आर्ट और सेटअप देखते हैं, जो क्रिएटिव, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो ट्रांजिशंस हैं या ये जो चीज़ें हैं, इनकी क्या प्री प्रोडक्शन में क्या तैयारी आप लोगों ने की इस सेटअप, इस म्यूज़िक वीडियो से रिलेटेड? जैसे शेकी के लिए हम लोगों ने क्रिएटिव इनपुट्स हमारे थे, क्लोथ से लेके सेट पे लेके और भी ट्रांजिशंस पे। सो मैं और मेरे साथ जो थे क्रिएटिव डायरेक्टर इनसाइड AKY, सो स्पेसिफिकली जैसे वो चेक कर रहे थे ट्रांजिशंस के ऊपर, और जो VFX वाले पोर्शंस पे हम कर सकते क्रिएटिवली, तो वहाँ पर इनपुट्स वो दे रहे थे। एंड दूसरी तरफ मैं आर्ट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वहाँ पर सेट हम कैसे बना सकते हैं, स्पेशली जो हमारा अंदर वाला सेट था और एक बाहर वाला सेट, तो उसके कलर थीम डिसाइड करना, तो वहाँ पे कैसे किया? मतलब वो उसका जो पीडीएफ था या जो आप लोगों ने मूड बोर्ड रेडी किया, उसका क्या प्रोसेस था, क्या फॉलो किया आपने उसमें? पहले हम कुछ रेफरेंसेस निकाल लिए हमने लोकेशन को देखकर भी, एंड उससे पहले भी, वो वहाँ पे पॉसिबल भी है या नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल इतनी जगह भी है कि नहीं कि वो हो पाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे इस वाले में हुआ कि जो वो पैलेस वाला जो था अंदर वाला, वो बहुत वाइड था, तो उसको फिल करने के लिए ना बहुत एलिमेंट्स चाहिए थे। और इवन आपके उसमें मेरे ख्याल में एक शॉट भी था जो बहुत वाइड था, स्टार्टिंग जो शॉट आता है बहुत वाइड तो था। अब वो रिक्वायरमेंट हमें पहले ही पता थी कि वैसा रिक्वायरमेंट आएगा, क्योंकि हमें दिखाना था, हमें इस्टेब्लिश करना था कि वो लड़की कौन है, और वो जो वाव फैक्टर उसमें आना चाहिए। तो क्योंकि वो शॉट के लिए, मतलब मैंने सुना भी कि बहुत लोगों ने उसकी तारीफ भी करी थी, अप्रिशिएट। लास्ट टाइम किसी से मिल रही थी, तो अगेन एंड अगेन दे वर सेइंग अबाउट दैट थिंग कि वो जो वाइड आया था। सो मुझे पता था कि वो एक चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर छोटे से छोटी चीज़ें भी ना, एलिमेंट्स अगर वहाँ पे नहीं होती, तो वो इतनी बड़ी एरिया थी कि वो खाली लगता। तो उसको फिल करने के लिए हमने लोकेशन को अच्छे से एग्जामिन किया कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉप्स ऑलरेडी हैं। तो हमने वो आर्ट टीम को उसके रिगार्डिंग पूरा तो ब्रीफ कितना कर दिया। परसेंट प्रॉप्स थे वहाँ पर आपके हिसाब से, और कितना आप लेके आए हो? वहाँ पर प्रॉप्स अराउंड 40 to 50%, लेकिन वो मैं ये बोलूँगी कि वो बड़े बड़े थे, जैसे वो ट्रंक्स जो थे, जो बड़े छोटे बड़े डिटेल्ड प्रॉप्स आप कह रहे हो, वो डिटेल नहीं था। प्रॉप्स जो हैं वो हमने मंगवा लिए थे प्रोडक्शन से। ये था प्रॉप्स के लिए। एंड देन फिर रिगार्डिंग ड्रेस, जैसे कि क्या कलर थी, मुझे पीछे वाले कलर्स क्या रहेंगे, ताकि वो ओवर शेडो ना कर दें, एंड वो भी हाईलाइट हों अच्छे से, और क्या उनके किस तरीके से हेयर्स किस तरीके से होने चाहिए। इससे रिलेटेड भी मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। जैसे आपने बैकग्राउंड बोला कि बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल करते हैं कि ड्रेसेस कैसी रहेंगी, तो क्या ऐसा होता है कि जब आप आर्टिस्ट को बोलते हो ड्रेसेस के लिए, या फिर आप बैकग्राउंड देख करके एक ड्रेस फाइनल करते हो, तो अगर वो चीज़ नहीं मिले, या आर्टिस्ट को फिट ना हो, या आर्टिस्ट कंफर्टेबल ना हो, या वो अपने कुछ अपने एंड से कुछ लेकर के आए, तो फिर उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हो? आप जो आपको चाहिए वैसी ही चीज़ के अराउंड ही आप प्ले करते हो, या उसमें कुछ
चेंजेस भी चलते हैं या फिर इम्प्रोवाइजेशन भी चलती नहीं, इम्प्रोवाइजेशन तो मतलब चलती हैं, हमेशा ही चलती हैं। जैसे इस वाले में भी ऐसे हुआ था कि एक ड्रेस हमने उन्हें कहा था कि आप ये ड्रेस पहन लो, बट उन्हें लग रहा था कि ईशा मैम, जैसे उनको लग रहा था कि ये ड्रेस इतनी ज़्यादा सही नहीं जाएगी, तो उनके इनपुट्स भी सुने गए थे उस पर। तो हमें लगा, हम जो उन्होंने हमें ड्रेस दिखाई कि हाँ ये ड्रेस मैं इसमें मतलब वेयर कर सकती हूँ क्या, ऑरेंज वाली स्पेसिफिकली। सो हमने कहा हाँ ये कर सकते हैं, वो अच्छी भी लग रही थी एंड वो थीम पे भी जा रही थी। सो वो इम्प्रोवाइजेशन चलता है, लेकिन वो कलर पैलेट के अंदर ही होना चाहिए, तभी चले। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पैलेट के अंदर हम रहें, बट हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट। ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, सो टेक्निकल क्वेश्चंस हुए, अब थोड़ा एक्सपीरियंस से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका संजू के साथ काम करके, ईशा के साथ काम करके? क्या कुछ यादें या क्या आपको लगा उनके बिहेवियर के रिलेटेड या उनकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, कैसा आपको फील हुआ? एक्सपीरियंस बताऊँ इनके साथ, तो जैसे संजू भाई तो जैसे लगते हैं कि पहली बार मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से मिले हैं हम, कि बहुत सालों से दोस्त हैं हम, जैसे कि हम किसी से बातें करते रहते हैं, ऐसा सा फील हुआ जैसे कि यार जल्दी फ्रैंक हो गए आप लोग। वो तो संजू भाई की मेहरबानी है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो फ्रैंक होके ही काम करना चाहते हैं, कि हम ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल चल रहे हैं जो वो बताया, ऐसे नहीं, एक फ्रैंक होके बिल्कुल भाईचारा सा बना के एकदम, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा काम भी होता है। और मतलब जो इनपुट वो देते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ वो किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, हम किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो वो एक जो कम्युनिकेशन बनती है उसके बाद, तो फिर वो रिजल्ट आपके सामने ही है। अच्छा हो जाता हो। नाइस नाइस। मनीष सर आपका? आर्टिस्ट दे नाल और क्या, आप वीडियो भी थे, आप दोनों को शूट कर रहे हैं, वीडियो में आप आपके फ्रेम में दोनों आर्टिस्ट थे, कैसा लगा आपको? नहीं, वैसे तो बहुत फ्रेंडली थे वो दोनों। तो और वैसे तो फ्रेंडली थे, लेकिन आगे उस लेकिन के बाद वाला पार्ट मैं सुनना चाहूँगा। लेकिन के बाद क्या? मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई ज़्यादा ना, तो इसलिए मैं, हाँ, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई। ईशा के बारे में भी बताना था। हाँ, बताओ बताओ। तो मतलब जैसे कि अब क्या हुआ था कि हमने रिहर्सल से के लिए एक दिन पहले हमने बुक कर रखा था कि जो डांस होगा वो रिहर्सल करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सेट पे जाके कुछ दिक्कत हो। तो डांसर्स को भी बुला लिया था और ईशा को भी बुला लिया था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि डांसर से पहले तो ईशा ने डांस सीख लिया। ओके, फास्ट है, मतलब फास्ट लर्नर है। मतलब कि वो एक्टिंग से लेकर हो गया, डांस से लेकर हो गया, तो मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी कि यार बहुत जल्दी कुछ बताते थे तो वो अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज़ कर लेते थे। तो काफ़ी एक्टिंग में भी उन्हें काफ़ी सी चीज़ लगेगी, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा बताना पड़ा या ज़्यादा रीटेक लेने पड़े, उन्हें 1 या 2 टेक में बेस्ट। एक्टिंग काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं वो एक्टिंग तो, पर डांसर्स भी ऐसे काफ़ी टाइम से डांस कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था वो, मैं उन्होंने बताया कि ईशा मालवीय, तो उन्होंने मुझे आईडी भेजी तो पता लगा कि वो कौन है। ओह, एटीट्यूड। वो बस आप हॉलीवुड ज़्यादा देख रहे हैं लग रहा है। बॉलीवुड में निगाह है नहीं आपकी। बस ऐसी है। चलो नाइस। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम, दोनों के साथ काम करके? संजू सर के साथ मतलब मेरी कॉन्वर्जेसन हुई थी बहुत, मतलब जो मुझे याद है कि वो जो पैलेस वाला सेट था वहाँ पे ना एक शॉट ना आ नहीं रहा था फोकस पुलर से ना, और ऊपर से कोई डांस भी सही नहीं कर रहे थे, तो मैं बार बार से डायरेक्टर को बताने का, कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही थी कि ये नहीं सही रहा है। तो उनको भी दिख रहा था कि मैं बताने का ट्राई कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आके ना, उन्होंने साइड में आके ना ऐसे नहीं होते कि है ना ये सही नहीं कर रही है ना, मैं भी वही बोल रही हूँ, थोड़ा सा बेंड नहीं हुई है ढंग से। तो वो मतलब इतना डिटेल में ऐसा नहीं कि जैसे वो अपना शूट खत्म हो गया तो जाके वैनिटी में बैठ गए, वो बैठे थे, उन्होंने मेरे साथ बातें भी करी कि मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, तो मतलब वो जो उनको खाली टाइम मिला तो ही कम्युनिकेट विद मी। एंड मुझे दोनों आर्टिस्ट के बारे में पहले से ही पता था, बिकॉज ईशा मालविया का भी मुझे इससे पता था क्योंकि उडारिया के लिए क्रिएटिव डायरेक्शन के लिए आया था उनका हमारे पास, तो मेरे पास ही आया था उनका मैसेज उस टाइम पे भी। सो मुझे तब मैंने चेक किया था कि उडारिया मतलब कौन है, तो मुझे तब पता चला था कास्टिंग का कि ये कास्ट है इसमें। एंड संजू सर का मेरे को पता चला था उनके वो गाने से, गुलाबी साड़ी वाला, और वो मेरे को बहुत पसंद था, और मैंने उनको बताया भी ये बात कि उसके बाद में जैसे ये जो सेकंड गाना आया था, तो अगेन ये मुझे जब आप लोगों ने भी सुनाया तो आप लोगों ने बताया नहीं था कि गाना है किसका, बट मैंने सुनते ही पता चल गया था कि उनका गाना, क्योंकि उनकी आवाज़ ही लग रही थी। सो दोनों ही आर्टिस्ट बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं, दोनों का पता चलता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। सो वो सेट पे भी जिस तरीके से प्रेजेंस उनकी थी अपनी, तो वो वही थी कि वो लोग अपने क्रिएटिव इनपुट्स बार बार दे रहे थे, बता रहे थे कि हम ये ऐसे कर सकते हैं, या हम एक्ट ऐसे कर सकते हैं, या मेकअप की, इवन मेकअप तक में भी वो इतने कॉन्शियस थे कि वो अपनी बातें चीज़ें बता रहे थे। तो अच्छा था उनके साथ वर्किंग, मतलब अच्छा लगा मुझे। मनीष सर आप बताओ। मेरे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, मैं क्या कर सकता हूँ।
तो मेरा ज़्यादा ध्यान कैमरे पर था थोड़ा, इसलिए टाइम नहीं लगा। कैमरे में तो वही थे। क्योंकि देखो ऑन सेट पर डायरेक्टर साहब जो भी अगर कुछ भी होता तो डायरेक्टर साहब से होती है, या ड्रेस के लिए मैम से, या कुछ भी अगर आर्ट के लिए तो मेरा काम तो कैमरे पर होता है। मैं तो ठीक है, अगर जो भी मेरे सामने हो रहा होगा मैं तो उसको शूट करना है मैंने। तो एटीट्यूड, आई लाइक इट। ठीक है, एक डांस वाला भी जैसे आपने भी जिक्र किया, हिमांशु सर ने भी जिक्र किया, मुझे लगता है कि डांस बहुत पॉपुलर हुआ इस गाने का ना। तो डांस का थोड़ा सा कुछ आप लोग डांस के बारे में कोई भी चीज़, कोई मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो डांस से रिलेटेड? तो इसमें डांस रिलेटेड तो ये था कि जो टिकट वाला है, तो अब वो उसमें ये है कि संजू भाई को बताया था कि भाई संजू भाई से करवाएंगे तो ये टिकट वाला करवाएंगे और बाकी वाला तो सारे कर लेंगे। तो संजू भाई को अलग से कहा कि संजू भाई आप टिकट वाले पे फोकस कर लो और हम वो उस वीडियो के पार्ट में इस पे ध्यान देंगे कि वो टिकट वाला आपका लगाएंगे बस। और बाकी वाले तो आप जो नॉर्मल सिंग करते हैं। उन्होंने मना भी कर दिया था कि डांस मैं नहीं करूँगा। हाँ, उनके वो कह रहे थे कि कुछ टाइम पहले फ्रैक्चर हुआ था उनके पैर में ना। हाँ, तो वो कह रहे थे कि वैसे भी नहीं तो और बस टिकट पे ध्यान देना। उन्होंने फिर टिकट ही क्या हुआ, देखिए लेजेंडरी स्टेप तो वही है। मेन आपको उस स्टेप से रिलेटेड कुछ याद हो, डांस से रिलेटेड कुछ याद हो? या हाँ, बस वो याद ही है। तो और वर्ल्ड फेमस कर दिया स्टेप ये वाला। और रील्स बेसिकली। रील्स की पावर समझ रहे हो? हाँ, रील्स की पावर तो यहाँ पे आप भी समझते हैं, तो बताएं इसके बारे में कुछ। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो वीडियोस बनाते रहते हैं, तो उन्होंने रिसेंटली में मतलब बहुत से लोगों ने बनाई इसके रिगार्डिंग वीडियो और सेम स्टेप्स वो लोग कर रहे हैं। तो मतलब मेरे को ना उनको देख के मेरे को बड़ी खुशी सी होती है कि यार वाओ, मतलब ये लोग सब मतलब वो इसका इतना पहुंच गया क्योंकि इनिशियली इतनी जल्दी नहीं आया था, बट उसके बाद जब वो डांस फेमस हुए तो वो स्पेसिफिकली जिस पे वो बहुत काम कर रहे थे, वो इवन वो कोरियोग्राफर भी, मुझे सर का नाम नहीं याद, बट वो बेचारे बहुत लगे हुए थे, अर्चित भाई, कि हाँ ये होना चाहिए, परफेक्शन के साथ होना चाहिए, क्योंकि ही न्यू दैट थिंग कि हाँ यार ये है कैची, ये कोरियोग्राफी अच्छी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब वो चीज़, हाँ उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, तो वो चीज़ मस्त बंदा है वो। हाँ, तो वो मेरे को मुझे लगा कि यार मतलब वो उनके लिए सक्सेसफुल हुआ वो चीज़, और वो होना भी चाहिए था। छोटे मोटे सवाल और हैं, फिर हम थोड़ा सा और इसको रैप अप करेंगे जल्दी जल्दी। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जी हाँ, तो आपका जो क्रू है, आपका कितने लोगों का क्रू था आपका इस गाने के लिए? ये होगा क्रू 150 के अराउंड। 150 लोगों का इंक्लूडिंग थाली लग गई थी ना 150, तो मुझे उससे थालियों से नाम वैसे जो बंदे याद है वो बताओ भाई, थालियां मत बताओ। तो अब जैसे कि अब होगा मतलब मैक्सिमम अगर हमारा क्रू लगाएं तो हम होंगे 50 के अराउंड, 40 to 50 40 to 50। हाँ, तो उसमें कौन लोग थे, कौन कौन थे क्रू में मेजरली? आप लोग, हम लोग तो जैसे मेन हो गए, और लोग कौन थे उसमें? उसमें आर्ट टीम थे के थे स्टूडेंट्स, और डीओपी टीम में भी थे, और मतलब हर अलग अलग मतलब हर फील्ड में मतलब स्टूडेंट्स थे जो मतलब हर एक पार्ट को संभाल रहे थे। स्टूडेंट्स थे वो? कहाँ के स्टूडेंट्स थे वो? इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस गाने में काम किया है? वो इतने ज़्यादा हमने ट्रेंड कर रखे हैं कि वो गाने में बेस्ट करते 140 मिलियन वाले गाने संभाल ले रहे। वो तो है ही। नाइस। तो आप क्या बोलना चाहोगे, जब आप टीम सिलेक्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स की जो टीम है, तो क्या चीज़ आप लोग उसमें मेन क्राइटेरिया क्या रखते हो? कैसे चूज़ किया आप लोगों ने अपने क्रू को, और कॉन्फिडेंस कैसे लेकर के आए कि हम इस क्रू के साथ काम कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस तो मुझे हमेशा से ही रहता है। जब उनके 2-3 महीने निकल जाते हैं उसके बाद मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि तब तक वो बस मेरे को ऐसा लगता है तब तक ही मतलब उनका रहता है कि वो कैमरा कैसे हैंडल करेंगे, बाकी चीज़ें कैसे करेंगे। बट उसके बाद मुझे इतना पता होता है कि हाँ उन्हें सिनेमेटोग्राफी के बारे में पता है, उन्हें फ्रेम्स पता है, और उन्हें बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप अगर देखोगे हमारा प्रोडक्शन जो यहाँ पर हमने किया हुआ है, सो ऑलमोस्ट बहुत सारी लगा लाइट्स, रखा आप लोगों ने? हाँ जी, काफ़ी पैसे लगा रखे हैं, बहुत। तो इनके रिगार्डिंग उनको पहले से ही नॉलेज है, तो इतना तो मुझे होता है कि हम यहाँ तक तो बेसिक तो हम कवर है उनका। बट जैसे जैसे सीनियर्स होते जाते हैं, जैसे हमारे पास अभी भी 3 बैच थे जब हमने ये कर रहे थे, तो 1 बैच निकल चुका था और 3 बैच बचे हुए थे, तो डिवाइड हम उसी तरीके से करते हैं कि जो बैच ज़्यादा सीनियर होता है उनको हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन जो होती है, जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस होती है, वहाँ पर उनको हायर कर देते हैं, और जो बाकी उसी हिसाब से रहता है कि जो प्रोडक्शन में कौन आएगा, आर्ट में कौन आएगा, जिनके काम उनके हमने काम भी पहले से देख रखे होते हैं। नए बच्चों को आप इजी काम दे देते हो जो थोड़े हाँ से जी, पहले वाले स्टूडेंट्स? बट आई मस्ट से वन ऑफ द पर्सन जिसको मैं कहूँगी कि उनको किसी एक चीज़ की रिगार्डिंग नॉलेज पहले से थी, बट दैट पर्सन वाज नॉट लाइक दिस कि वो सेटबैक नहीं हुए कि हाँ भाई मतलब मेरे को इसके बारे में नॉलेज है, बट स्टिल वो ऐसा होता है ना कि क्लास में नहीं, अब ठीक है मुझे तो आता है, मैं ये नहीं करने वाला, वो नहीं किया, और उसके बजाय उसने अपना शोकेस करता रहा बार बार। सो वो फिर सर के साथ जो आप सर बता रहे हैं FX6 वाला कैमरा,
तो ही हैंडल दैट कैमरा। कौन है भाई वो? उन्होंने अभी दिया है। कैमरे के पीछे ही बैठा है। ओह ओके, वो कौन है वो हम बताएंगे नहीं अब, क्योंकि किसी को ऐसे वीडियो से फेमस नहीं करेंगे हम किसी को। वो क्रेडिट्स में नाम डाल क्रेडिट्स में देखेंगे नाम उसका। आगे चल नहीं, नाम नहीं लेंगे, आगे चलते। एक तो पैरेलल शूट का मुझे पता चला कि इस सॉन्ग में काफ़ी पैरेलल शूट आप लोगों ने किया, वो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, वो समझाओ मुझे आप। पैरेलल शूट करने का जो मुझे पता था कि लोकेशन जो हमें मिल रखी है, अगर हम पैरेलल शूट नहीं करेंगे तो वो एक दिन में कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ओके। तो उसमें 2 दिन लगने हैं। तो फिर हमने एक तो जैसे FX6 की किट मंगाई पूरी और एक वेनिस की किट। तो फिर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम किस टाइम पर कौन सा पैरेलल शूट करेंगे, क्योंकि कई बार तो ऐसा हो रहा था कि दोनों कैमरे एक साथ शूट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जब पता कि मेन सीक्वेंस है तो पूरी टीम यहीं पर रहेगी। तो पता था कि हाँ कि इस पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो लेकिन कुछ जगह पे ऐसा था कि एक डांस सीक्वेंस था जो मैंने आपको बताया था कि आप संभाल लेना, तो उस टाइम मैं पैरेलल पे अपना स्टोरी पार्ट कर रहा था, जो शुरुआत वाला है, जो वो पत्ते खेलते हैं। तो हमने बस पैरेलल शूट करके ही जितना हो सकता मैक्सिमम हमने इसको इजीली निकाल लिया था। और पैरेलली सेट भी बनते हैं यूजुअली शूट में, ऐसे होता भी है कि पैरेलली सेट्स बनते हैं, जब एक शूट चल रहा होता है दूसरा सेट तब तक रेडी हो रहा होता है। कुछ चीज़ें आप लोगों से रैपिड फायर पूछना चाहूँगा अभी, ठीक है, कोशिश करना है एक लाइन में या 2 लाइन में उसको फटाफट बताएं आप। सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपका? स्टोरी पार्ट। स्टोरी पार्ट सबसे चैलेंजिंग था। आपका सर? रोयल सेट। रॉयल सेट, ओके। आपका मैम? रॉयल वाला जो सेट था वो चैलेंजिंग पार्ट था आपका गाने में, ठीक है। मेरा क्या था सबसे चैलेंजिंग पार्ट यार? गर्मी नहीं, वो VFX वाला अंधेरा हो रहा था और VFX वाला शूट पोर्शन। करना था, डेढ़ शूट करना था। मेरा तो फिर बाद में इधर इसी स्टूडियो में, अच्छा ये तो मैं बताने भूल गया, जो VFX वाला कुछ पार्ट है वो इसी स्टूडियो में शूट हुआ है। क्या बात है यार, हम एक लेजेंडरी स्टूडियो में बैठे हैं। ये स्टूडियो की ताकत ही ऐसी है, जो कुछ भी रह जाता है वो यहाँ सब कुछ बन जाता है, एक लेवल इनसाइड मोशन पिक्चर्स लेवल, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप लोगों को लगा, मतलब आपको अपने अपने उसमें लगा? सॉन्ग सबसे इंटरेस्टिंग लगा आपको? अच्छा नाइस, सुनने को मिल रहा है। वैसे वो बोर नहीं हुए उस गाने से? ये सबसे अच्छी बात तो यही लगी ना कि जितने मैं कहा भाई अब गाना लगा रहे, तो पहले हमारा ये पार्ट था कि हम ना कुछ कुछ पार्ट को हम थोड़ा थोड़ा ही शूट करेंगे, लेकिन मुझे था कि गाना यार अगर थोड़ी स्टोरी पार्ट भी चल रही है तो गाना लगा दो। अगर कुछ और भी पार्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो गाना एक साउंड कर दो, क्योंकि ना फील के लिए। और थोड़े जैसे बाकी जब हम बोलते हैं ना कि साउंड रोलिंग, तो जब गाना बजता है तो सब कॉन्शियस होते हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ यार गाना चल रहा है तो अब शूट हो रहा है। तो जो भी क्रू है आसपास के वो भी थोड़ा फोकस हो जाते हैं कि यार हाँ हमने यहाँ काम करना है। तो वो एक सबसे बढ़िया पार्ट वही था। नाइस नाइस नाइस। आपका सर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट? मेरे वाला रॉयल पैलेस था, तो क्योंकि चैलेंजिंग भी वही था, इंटरेस्टिंग भी वही था। रीज़न बताता मैं इजी भी पूछने वाला, उसमें मत बोल देना, इजी भी वही था। हाँ जी। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि उसमें सबसे सारी की सारी लाइट्स वहीं पर यूज़ हुई थी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, चैलेंजिंग इसलिए था कि लाइट्स वहाँ यूज़ हुई थी? लाइट्स वहाँ पर यूज़ हुई थी, और वो चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि वो हमने वो वैसे बाहर आउटसाइड नाइट थी, इंडोर हमने डे रात को शूट किया हुआ है? वो राइट, Yes. यस। यार मुझे नहीं पता थी ये बात। वो क्या मैं सेट पे नहीं था क्या? ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती क्या? कुछ मुझे नहीं पता था ये चीज़, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि यार वो रात को चीज़ शूट की और वो दिन दिखाया आपने। जी, क्योंकि चारों तरफ से खिड़कियाँ थी और ज़्यादा बड़ा वो सारा का सारा एक तरह से हॉल दिखाना था, और लाइट्स को फिर उस हिसाब से मैनेज करना था कि दिखाना भी ऐसा था कि वो डे लगे, तो वो थोड़ा सा तो चैलेंजिंग। सूरज से सेटिंग थी अपनी? कह सकते हैं आर्टिफिशियल सूरज का नाम बता सकते हैं उसका? M40 था वैसे। अच्छा, M40 नाम है सूरज का। भाई जो भी सिनेमाटोग्राफर है या जो भी आगे सिनेमाटोग्राफी परस्यू करना चाहता है, M40 है सूरज का नाम। आप जाके लाइटिंग जो रेंटल हाउस है उनको बोल सकते हो भी M40 नाम का सूरज हमें पकड़ा है, उससे आप जो है सूरज बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैम आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा आपको? बहुत डिफ़िकल्ट है वैसे आंसर करना, बिकॉज मुझे सब चीज़ें ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। मतलब मज़ा आ रहा था। एक तरफ VFX हो रहा था अलग ही, तो जैसे जब मेरा काम ख़त्म हो गया था एक पॉइंट के बाद, मतलब ऐसे ख़त्म नहीं हो गया था बट मेरे को फ्री टाइम मिल गया था बीच में, तो तब मैं ना VFX वालों को देख रही थी, फिर साइड में डांस वाले प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं उनको देख रही थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। मैं ऐसे मतलब मुझे अलग अलग पोर्शंस दिख मेला रहे लगा हुआ थे। था वहाँ पे, हाँ, इट वाज अ कार्निवल, इट इट वाज वाज अ कार्निवल, सो आई वाज फेस्टिवल। और इससे मुझे याद है डांसर्स भी थे वहाँ पे राजस्थानी, वो बड़ा आपने उसको एंजॉय किया सेट को। आप बैठे वहाँ पे हुक्के वाले बंदों के साथ बैठे थे मेरे ख्याल में आप? टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला मेरा। तो जब मैं क्योंकि वो शॉट मैंने लिए हैं कुछ, मुझे याद आ रहा है। आप दोनों कहाँ थे उस टाइम पे? मैं जाना डीओपी डायरेक्टर कहाँ घूम रहा था भाई उस टाइम पे? हम दूसरे सेट पैरेलल शूट कर रहे थे। हम रेड वेलवेट मुझे वहाँ छोड़ दिया कि भाई तू कर ले। वो पार्ट था ना कि जब वो शुरुआत वाला पार्ट शूट हो रहा था, तब आप वहाँ पता नहीं कहाँ थे,
जब जब वो यार ये क्या बात हुई है? कहाँ थे? मतलब वहीं था भाई हर टाइम। तब प्रोडक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। जब डांस वाला वो शूट हो रहा था उसका, वो वाला, क्योंकि वो वाला शूट पार्ट मैंने किया था, तो उसके बाद जब मैंने प्रोडक्शन वाले से हिसाब किताब करना था, क्योंकि काफ़ी जो शिफ्ट 1:30 से 2 पे जा रही थी, तो प्रोडक्शन वाले से बहुत सारी चीज़ें वही हुई कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कि कुछ लोग कह रहे हैं हम घर जा रहे हैं या ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा कि अखिल भाई ये स्टोरी पार्ट रह गया आखिरी, आप ये संभालिए और मैं प्रोडक्शन मैनेजर को संभाल के आता हूँ। चलो नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। और सबसे ज़्यादा फन पार्ट आपको क्या लगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? वैसे ही आपने तो मेरे ख्याल में बताया वही था, कि कुछ और भी था फन पार्ट कि यार ये बहुत मस्त था? स्विमिंग पूल वाला भी फन था, जहाँ पर कि वो अफ्रीकन आर्टिस्ट भी थे, सो उनके साथ बड़ा मस्त मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनको ना कम्युनिकेट करना पड़ रहा था कि आप ऐसे नहीं ऐसे, तो बहुत से लोग अटक जा रहे थे वहाँ पे कि उनसे कम्युनिकेट करने में, बट वो बड़ा फ़न था कि उनको करवाना, एक्ट करवाना। वो तो एक पॉइंट के बाद तो वो सुन ही नहीं रहे थे, वो तो बस अपने में, उनको लग रहा था सच्ची में पार्टी हो रही है, वो पार्टी में घूम। वो 1-2 बंदे तो कूद गए थे पूल में, मैंने देखा था। बड़ा मुश्किल से निकाला उनको, बदतमीज आदमियों को, कि भाई बाहर निकलो यार, शूट भी चल रहा है। बट दे वर एंजॉयिंग यार। हमारा मन कर रहा था, हमें भी गर्मी लग रही थी, लेकिन हम कूदे नहीं फिर पूल में कि यार चलो अब हम कूद जाएंगे तो बचेगा कौन? क्या बोलते हो? हाँ, ये तो रहता ही है, पूल भी गंदा हो रहा था। हाँ जी। स्टूडेंट्स के साथ काम करने में बहुत फ़न था, बिकॉज यूजुअली जैसे हम कभी शूट भी करते थे पहले, जब हम करते थे, जब तो इंस्टीट्यूट में इतने स्टूडेंट्स नहीं थे, और हम लोग जब 4 लोग जाते थे, तब फ़न होता था कि वो कार में बैठ के मिनी मिलेशिया खेलना, वो फ़न होता था उस टाइम पे, क्योंकि तब मैं उसको ऊपर मैं मिस करता हूँ वो वाली चीज़। हाँ, मैं भी अभी बहुत मिस करती रिस्पॉन्सिबिलिटीज हूँ। बढ़ गई हैं थोड़ी ज़्यादा ना। तब कार में बैठ के मिनी मिलेशिया खेलना इज वाज अ फन, बट नाउ वो कन्वर्ट हो गया है कि अब स्टूडेंट्स के साथ जैसे वो खड़े कोई ना कोई ऐसा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लेता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो याद दिला देता है कि अब आप मतलब उनके साथ वहाँ पर वो टीचर वाला बिहेवियर करने के बजाय आप फ्रेंड्स वाला कर सकते हो, तो वो अच्छा रहता है। एक मैंने सुना है ऐसा कि इनसाइड का बड़ा बदतमीज आदमी है, स्टूडेंट्स को डांट देते हैं, सच है क्या सर ये? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सोच लो एक बार, फिर सोच लो। बाकी चलो थोड़ा बहुत वो शूट में तो चलता रहता है, शूट में थोड़ी सी हायरार्की होनी चाहिए। और आप क्या कहना चाहोगे सर की बात? चल जाता है कभी कभी, गलतियाँ करेंगे तो डांटना ही पड़ेगा। थैंक यू। नहीं बच तो गया फिर मैं। वो अपना देख लो भाई, सुन लो जोन सा भी। अपना विजन, नहीं तो फिर वो क्रिएट करने लगे। थैंक यू सो मच। मतलब मैं ठीक हूँ। ओके। कोई एक मोस्ट अमेजिंग मेमोरी जो आप इस शूट से आपको मिली हो, कि जो आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगे? डायरेक्टर के लिए मेमोरी तो तब है जब वो गाना कंप्लीट हो गया उनके पास, बेस्ट पार्ट में चला जाता है। लेकिन तब तक तो एक जो ये प्रोसेस है कि जब तक 18 घंटे का जो शूट चल रहा था, तब तक हमें पता ही नहीं होता कि यार क्या चल रहा है, सब कुछ बस अब यार ये टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। हर चीज़ की स्ट्रेस, भाई लाइटिंग इस टाइम पे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, दिन से रात हो रहा है, और सारे आर्टिस्ट को भी एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है सब कुछ, तो वो एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो तब तक कुछ समझ नहीं आता कि यार क्या, जब तक वो गाना कंप्लीट होके एडिट होके जब तक वो यूट्यूब पर आ नहीं जाता, वो देख नहीं लेते। फन पार्ट रिलीज था, मतलब कि रिलीज हो गया, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। नाइस नाइस। आपका सर? मेन सेम मेरा भी सेम ही है कि जब लास्ट में जब वो यूट्यूब या वैसे फ्रेम्स जो सोचे थे, जो लाइटिंग वैसे सोची थी कि हाँ कि ऐसी हो सकती है, और वो पुल आउट हो जाए वैसी चीज़, तो बहुत मज़ा आता कि इन दी एंड, क्योंकि वो देखने में फिर बार बार फिर देखने को जी करता कि हाँ ये जैसे मैंने सोचा था वैसे। आप भी देख रहे हो 140 मिलियन करें आपने, मैं कह रहा हूँ। लग रहा है मुझे कुछ कह सकते हो। तो कोई ना वैसे भी इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई याद दिला देता है। हाँ ये भी है, तो चारों तरफ गूंज रहा है गाना, कोई ना कोई मैसेज, चारों तरफ से गाना गूंज रहा है, जैसे फोन निकालो है सब तरफ से ना, एक नंबर। कोई ना कोई कमेंट वगैरह डाल ही देते हैं, और कोई ना कोई वैसे कह देता है हाँ ये वाला पोर्शन अच्छा लगा, ये वाला पोर्शन अच्छा लगा, तो वो चीज़। चलो शाबाश दोस्तों, बहुत आपने बढ़िया गाना बनाया है। अब हम गाने से रिलेटेड सब चीज़ें डन करते हैं, कुछ चुलबुलाहट वाली बातें करते हैं, है तो गाने के रिलेटेड ही भी, ऐसा कुछ अलग तो क्या करेंगे इस वीडियो में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप शेयर करना चाहोगे, जो छुपी हुई चीज़ें जो आपको याद आता है कि हाँ यार ऐसा कुछ हमने कुछ किया है। जैसे मैं पहले 1-2 से शुरू करता हूँ, मेरे पास 1-2 हैं, फिर देखते हैं आप लोग क्या क्या और निकालते हो। जैसे एक तो जो एंड में ईशा ने जब गाया वो वाला पार्ट, कि जब वो है ना, जाने जिगर तुम हाँ जाने जिगर तुम मैं चमक चलो, वो गाना से जैसे उसको, तो वो मुझे याद आ रहा है कि मैंने हिमांशु भाई पूछे थे यार एंडिंग में कुछ करना है, फिनिश करना है कुछ करते हुए, तो कैसे फिनिश हो, तो गाड़ी में बैठे बैठे मैंने ऐसा ऐसा लिखा था। और इनिशियल जो स्टार्ट वाले डायलॉग भी थे वो मैंने लिख के भेजे थे किसी को, भाई राजस्थानी में बताओ ये कैसे होगा, तो मुझे यकीन नहीं होगा यार गाड़ी में बैठी हुई कोई चीज़ करी हुई कहाँ मतलब इतना ज़्यादा उसका अप्रिशिएशन मिल सकता है। तो ये मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि आप आर्ट क्रिएट करने की कोई जगह नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं स्टूडियो में बैठे रहना, कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो आप। एक मुझे और याद आता है, जब हम सेट पे थे तो जो अफ्रीकन आर्टिस्ट है उसमें एक लड़का था, वो लड़का सारे गानों के उसने नाम लिख रखे थे जो जो उसने किए आज तक, तो उसने मेरे से आके पूछा था एंड में कि हेलो ब्रदर, यो ब्रो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सॉन्ग,
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉन्ग ब्रदर ब्रदर मतलब एक्सेंट में करने कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया था, मैंने कहा भाई ये नाम है, दिस इज़ द नेम ऑफ द सॉन्ग। तो वो लिख रहा था, मैंने देखा यार उसमें 15-20 गाने वहाँ पे लिखे हुए थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार क्या होगा, ये क्यों लिख रहा है ऐसा। मतलब अपने पोतों को बताएगा कल को जाके कि दद्दू ये सब गाने करते थे, क्या था मतलब, है ना। मतलब वो बाहर से आया हुआ, एक्चुअल में वो फॉरेन से आया, वो यहाँ पे पढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो प्यार करता है मतलब अपने उस चीज़ को। तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे वो लगी। तो ये 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। एक मुझे वो याद है, गाने जिस दिन गाना रिलीज़ होना था उसके जस्ट पिछले दिन मैं ऑफिस में ही सो रहा था, यहाँ पड़ा था मैं बड़ा मुश्किल से, पता नहीं क्यों सोया था, मेरे को ये ध्यान नहीं है। शायद टाइटल्स वगैरह रेंडर होने थे, कुछ होना था, कुछ ऐसा होना था। टाइटल से जो शेकी वाले वो तो दोबारा क्रिएट किए थे। हाँ, तो वो रात को मैं उसको कर रहा था, मैंने फिर उसको रेंडर नहीं किया कि सुबह ही लोग आएंगे फिर मैं फाइनल करूँगा। तो मुझे वो याद है कि हाँ सुबह 4 कंप्यूटर्स पे हमने रेंडर लगाए थे जस्ट रिलीज से। ये 1-1.5 घंटे पहले की बात है। कुछ इधर रेंडर हो रहा है, कुछ यहाँ रेंडर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ इस पीसी में से कॉपी कर रहा हूँ, इसमें से कॉपी कर रहा हूँ, और वो अरेंज करके कोलाइड। तो ये मैंने 1 दुकानों में पहले भी ऐसी चीज़ करी हुई है। तो मुझे बड़ा मतलब फैसिनेटिंग सा लगता है कि यार हाँ एक पीसी 4 पीसी एक बंदा चला सकता है, और है ना ऑन टाइम पे पता हो घड़ी की टिक टिक चल रही है ना, साथ में एक रेंडर हो रहा है। तो वो एक जो डेडलाइन वाला जो फैक्टर रहता है ना, वो बड़ा मज़ेदार है। और ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, दोनों तरफ चलती है। स्ट्रेस लेवल भी आता है, बट आई थिंक टाइम पे काम खत्म हो जाता है इन चीज़ों की वजह से, अगर आपके पास डेडलाइन होती है तो। ऐसा कोई किस्सा अगर आप लोगों को कुछ ऐसा याद हो? मेरा वैसे एक है छोटा सा, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं जब अफ्रीकन्स को शूट करता था पूल पे, तो क्योंकि मैं ही सबसे आगे होता हूँ जब कैमरा अगर पकड़ा तो और सारे पीछे होते हैं। और अब इंग्लिश उस टाइम वैसे ही नहीं इंग्लिश निकलती मुझसे। आइल्स में क्या स्कोर था सर आपका? आई थिंक 5वीं बार पे पास हुआ था, आई थिंक। कमाल ही ख्याल है फिर भी मैं गया नहीं, फिर भी मैं वो यहीं पर ही था। ओके आइल्स में स्कोर नहीं है आपने? ऐसे नहीं, अंग्रेजी थोड़ी सी। दिलजीत आप ही हो, हमारे दिलजीत तो आप ही हो जी। नहीं, सिर्फ इनकी नहीं, इंग्लिश तो उनके भी यही वाली, इनकी वाली थी। दोनों भाई उधर दोनों तरफ से एक जैसी कम्युनिकेशन थी, हमारे लड़के को आ रही है। सो वहाँ पर खड़के ओके डू दिस, ओके नो यू नॉट डूइंग दिस, डू दिस ओनली और डू दिस साले, डू दिस यार कमाल दी गल है, डू दिस यार, और डू दिस यार कमाल है। वो लिटरली वो ना उसको हल्का सा वैसे मैंने उसको ये बताना थी, हल्का सा वैसे घूम जाओ। टर्न हो जाता है। हाँ, मैं पंजाबी और इंग्लिश दोनों मिक्स में ऐसे ऐदा करके डू दिस वो सर क्या वट डू दिस ऐसा चल रहा था हमारा। तो ट्रांसलेटर रखा। एक ना ऐसे किस्सा ना एक और के साथ भी हो रखा वहीं पे, नहीं के साथ ही। तो वो ना उसको बोला गया कि भाई ड्रेस में बेसिकली हमारे साथ वो था रजत। तो रजत की ना इंग्लिश अच्छी है लेकिन उतनी भी नहीं है उस वो, मतलब हाय हेलो हाउ आर यू के आगे वो रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो बाहर खड़ा था, उसको बोला था, मैंने उसको बोला मैं जाके ना उनको बुला के लेकर आ जाओ, जो एफ्रो आर्टिस्ट हैं उनको बुला लो कि आ जाएं वो स्विमिंग पूल है। आधा घंटा हो गया आए नहीं वो। तो मैं ऐसे फिर गई, मैंने कहा भाई बुला ले उसको, क्यों नहीं बुलाया? कहते मैं अभी तो बुलाया था मैंने, क्योंकि वो ना सब आर्टिस्ट को वही देख रहा था, एक बंदा ही देख रहा था वो, तो वो इधर भी था। तो ना वो मैंने कहा चल तू जा, मैं दीपक को भेजा, मेरे का एक और था, तो मैं उसको बोला मैं भाई तू जाके आ उनको बुला के लेकर आ। वो गया, वो उसने बुलाया, वो आ भी गए। तो मैंने उनसे बोला मैं वाई वर यू लेट, मैं उनको इशारे में बात करती, तो मुझे समझ में आ गया था कि उनकी भी इंग्लिश सबकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा वाई यू लेट, इज़ लाइक नो वन कॉल्ड अस। तो मतलब कहते वो किसी ने नहीं बुलाया हमें। तो मैं रोहित को देख रही हूँ मैं रोहित बोल रही हूँ, मैं रजत को देख रही हूँ, मैं कहा रजत भाई तूने बुलाया नहीं? कहते मैंने बोला था। तो दीपक कहता मैं भी यहीं खड़ा था, इसने क्या किया, इसने बोला हाय, उसने बोला हाय, उसने कहा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम फाइन। तो उसके बाद ना इसने बोला ना कि यू नीड टू गो देयर, तो इससे ये बोला नहीं गया, तो ये इसको ऐसे कहता कि भाई तुम्हें वहाँ जाना है। और वो उनको नहीं समझ में आया। ऐसा इशारा देख के वो खाना खाने निकल लिए साले वो मैंने देखा था, वो ब्रेकफास्ट करने चले गए, ऐसे प्लेट देखी ना जब उन्होंने, वो खाना खाने चले, मैंने देखा था, खाने पे देखा भी था। उनकी जब मिसकम्युनिकेशन हुई थी तो वो बड़ी मज़ेदार थी मतलब वो हमें हंसी आई थी कि वो बेचारा कोशिश कर रहा था। वो डिनर रेडी हो रही हो। खाने का वैसे चलो ये तो वैसे हाँ, खाने वाला भी बहुत मस्त था। हाँ, अब एक ड्रेस भूल गए थे, मेरे को पता चला है। कैसे मैनेज हुआ फिर वो? फिर क्या था, वो ड्रेस टीम को जिस कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको मैंने कॉल किया कि ऐसी ड्रेस चाहिए, तो उन्होंने साथ के साथ भिजवा दी। एक और ड्रेस भी भूल गए थे उसको कैसे मैनेज किया? जो आ गई वो तो ठीक है, और जोन सी नहीं आ पाई उसको कैसे किया फिर? बस ये तो चलता रहता है कुछ ना कुछ। तीन वर्ड्स हैं उसके, 3 वर्ड से कर दिया उसको। एक वी
आर आर कैसे होगा भाई, आर कहाँ से आएगा VFX में यार? वी आर इनसाइड। अच्छा वी आर इनसाइड, अच्छा वी आर इनसाइड, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो एक ड्रेस भूल गए थे, उसको आगे से नहीं भूलना ड्रेसेस यार। मनी सर आप ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहन के आ जाऊँगा। ये भी ठीक है यार ये। हाँ, ड्रेस से एक वो बात याद आई, तो जैसे कि जब हमने गाना संजू भाई को भेजा था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे कपड़े चेंज हो रखे हैं। अच्छा जो फाइनल शॉट था उसमें। हाँ, तो मैं कहा संजू भाई अब कुछ ध्यान लग रहा है इसमें कुछ अलग। कह रहे हाँ सब ठीक है। मैं कहा ड्रेस, कह रहे भाई ड्रेस चेंज कैसे कर दी तुमने? वो यकीन ही नहीं कर रहे इस चीज़ को। कह रहे भाई ये, कह रहे पहले से मुझे लगा यही डाल रहा होगा मुझे। वो मान गए थे कि मैंने कोट पैंट ही डाल रखा है। हम ही जानते हैं भाई, AI कोई चीज़ होती है, हमें बताओ कैसे हमने VFX किया है। ठीक है, और दोस्तों एंडिंग करना चाहेंगे यहाँ पर। और वो मेन चीज़ तो रहेगी, वो क्या कहते हैं, अगर ऑडियंस को नहीं पता तो गाने की शुरुआत पे अखिल भाई और मेरी आवाज़ आती है। हाँ भाई वो डायलॉग्स हमारे भाई, क्या भूल गया मैं डायलॉग्स? मेरे भी तो है, मेरे भी तो सर के भी हाँ। आपके तो मेरी तो हंसी है यार। मनी हंस के दिखा, मनी हंस के दिखा। ओ मैं उड़ कितनी गुजर रानी नहीं है गुलाम, रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिले करे। ये तो होगा, खत्म हो गया था। बायो पत्तो गेर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इस बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे, काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो देखकर। ये थी इनसाइड मोशन पिक्चर्स की टीम, शेकी म्यूज़िक वीडियो बनाने वाली टीम। और अगर आप ऐसी और बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसी और अमेजिंग BTS और किस्से कहानियाँ हम लाते रहेंगे अब तक। और उसके अलावा म्यूज़िक वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, 140 मिलियन हो गए हैं, 200 मिलियन करने हैं। लगे रहिए, देखते रहिए, इन्जॉय कीजिए गाने को, बहुत ही प्यारा गाना है। रील्स बनाइए, हमें शेयर कीजिए, टैग ज़रूर कीजिए। अब काफ़ी टैग्स आते रहते हैं, काफ़ी टैग चलते रहें। और मिलते हैं आपको कुछ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ। दिस इज इनसाइड AKY, इनसाइड KT मानशुदर एंड मनवीर धालीवाल। वी आर इनसाइड मोशन पिक्चर्स। टेक केयर, बाय बाय।